नमस्कार आप सभी को। सोशल साइंस की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 सोशल साइंस मीनिंग स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पर डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे मीनिंग, यानी हम सोशल साइंस को डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे। दूसरा हम डिस्कस करेंगे स्कोप। स्कोप का मतलब होता है वॉट। तो हमें ये देखना होगा वॉट ऑल एरियाज़ आर कवर्ड अंडर सोशल साइंस। सोशल साइंस किन किन एरियाज़ को छूती है। और बाद में इम्पोर्टेंस सेक्शन में हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि जो डेफिनेशन हमने सीखी है, जो वॉट पार्ट हमने पढ़ा है, उसका हमारी डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कात्या को एक डाउट है कि भाई सोशल साइंस आखिर पढ़ा क्यों जाए। ये डाउट हम सभी को होता है कि भाई ज़िंदगी इतनी अच्छी चल रही है, सब कुछ बढ़िया है, तो ऐसे में सोशल साइंस पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर आप कात्या को समझा पाएंगे कि भाई आपको सोशल साइंस पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। सबसे पहले इसके लिए हमें समझना होगा सोसाइटी को। तो सोसाइटी की जो बेसिक यूनिट होती है वो होता है इंडिविजुअल। जैसे साइंस में हम पढ़ते हैं कि सारी चीज़ें, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस एटम, यानी सारी की सारी चीज़ें किससे बनी हुई हैं, एटम से बनी हुई हैं। जैसे कोई दरवाज़ा है, कोई रेफ्रिजरेटर है, या एयर कंडीशनर है, रोड है, ये सारी चीज़ें किस बेसिक यूनिट से बनी हुई हैं, ये बनी हुई हैं एटम से। ऐसे ही हर एक सोसाइटी, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो भूटान में हो, ये सारी सोसाइटीज़ एक बेसिक यूनिट से बनती हैं जिसे हम इंडिविजुअल कहते हैं, यानी मेरे और आपके जैसे लोग। अब जब ये इंडिविजुअल साथ आते हैं और एक साथ रहना शुरू करते हैं, जैसे कि आप हैं, आप अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन के साथ जब एक जगह रहना शुरू करते हैं, एक घर में रहना शुरू करते हैं, तो आप क्या कहलाते हैं, आप कहलाते हैं एक फैमिली। तो आप एक फैमिली बन जाते हैं। और इसी तरह से जब कई फैमिलीज़ साथ आके रहने लगती हैं तो उसे हम बोलते हैं सोसाइटीज़। आपने अक्सर सुना होगा, कई लोग पूछते हैं कि भाई तुम कौन सी सोसाइटी में रहते हो। तो वो इसलिए पूछा जाता है, सोसाइटी का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे कई परिवार इकट्ठे होके रहते हैं, वो हमारी सोसाइटी हो जाती है। और लास्ट में कई सोसाइटी मिलके एक कंट्री को जन्म देती हैं, यानी एक कंट्री बनाती हैं। मगर क्या हम ह्यूमंस अगर साथ आ जाएं तो इतना काफ़ी है एक सोसाइटी बनाने के लिए? नहीं, बिल्कुल काफ़ी नहीं है। क्योंकि इसके अलावा भी हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। वो चीज़ें क्या हैं? जैसे कि रोड चाहिए, स्कूल चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, सीवर लाइन चाहिए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं एक सोसाइटी में। तो ह्यूमंस ने क्या किया? ह्यूमंस ने इन सभी के मैनेजमेंट के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस बना दिए। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट है, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, पंचायत्स हैं, पार्लियामेंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? ये ह्यूमन सोसाइटीज़ को मैनेज करती हैं। तो इसीलिए ह्यूमंस ही नहीं, बल्कि ये सारी चीज़ें भी हमारे एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी हैं। तो क्या मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि दीज आर ऑल फैक्टर्स? यस। क्योंकि आप अगर एक सोसाइटी को जब जूम करोगे, जब आप उसके अंदर झांक कर देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर आपको ये इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे, वहाँ आपको ह्यूमंस मिलेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सोशल साइंस कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ वेरियस फैक्टर ऑफ सोसाइटी। और ये फैक्टर्स क्या हैं? ये फैक्टर हैं ह्यूमंस, आप और मैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस, और इनके बीच में जो रिलेशन है वही सोशल साइंस कहलाती है। तो सोशल साइंस कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ सोसाइटी
एंड द रिलेशन दे शेयर विद ईच अदर। तो ये फैक्टर्स को इंडिविजुअली भी हम पढ़ेंगे और बाद में ये एक दूसरे से कैसे रिलेट हैं हमें वो भी देखना होगा। ये तो हो गई एक नॉर्मल डेफिनेशन जो हमने और आपने मिलके बना ली, मगर कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस भी हैं। जैसे हमारे एक वैज्ञानिक हैं जेम्स हाई, इनका कहना है सोशल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज एनवायरनमेंट इन देयर रिलेशन टू ईच अदर। देखिए, कहने का मतलब वही है, सोशल साइंस है, स्टडी ऑफ मैन है और उनका एनवायरनमेंट, और उनके एनवायरनमेंट में क्या क्या है, यही सारे इंस्टीट्यूशंस हैं इन रिलेशन टू ईच अदर। और ये इंस्टीट्यूशंस ह्यूमंस को कैसे इम्पैक्ट करते हैं और ह्यूमन इन इंस्टीट्यूशंस को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, हमें इसी बारे में चर्चा करनी है। इसके बाद चार्ल्स बियर्ड ये भी एक डेफिनेशन देते हैं और इनका कहना है सोशल साइंस आर ए बॉडी ऑफ नॉलेज एंड थॉट पर्टेनिंग टू ह्यूमन अफेयर्स। ह्यूमन अफेयर्स वही ह्यूमन एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इंस्टीट्यूशन से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द फिज़िकल वर्ल्ड। यहाँ फिज़िकल वर्ल्ड से मतलब है कि जो निर्जीव वस्तु हैं यानी नॉन लिविंग सब्सटेंसेस हैं, उनसे इंटरेक्शन की बात नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरा एक रेफ्रिजरेटर से क्या रिश्ता है, मेरा एक एयर कंडीशनर से क्या रिश्ता है, इस पे चर्चा नहीं होगी सोशल साइंस पे। नहीं, इस पे चर्चा किस पे होगी, हमारी चर्चा होगी ह्यूमंस का, ह्यूमंस के साथ कैसा इंटरेक्शन है, वो कैसे रिलेशन शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, उनकी बॉन्डिंग किस तरीके की है, बिहेवियर कैसा है, और फिर डिस्कशन होगा कि जो इंस्टीट्यूशंस हमने बनाए हैं वो ह्यूमंस के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। अब वही बात यहाँ पे एक डायग्राम से हमने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि सोशल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ टू थिंग्स। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, पीपल एंड देयर रिलेशन, वही बात जो अभी हमने कही थी कि हाउ पीपल इंटरैक्ट कम्युनिकेट कोऑपरेट कॉन्फ्लिक्ट एंड बिल्ड रिलेशनशिप। यानी मोटे तौर पे कहें तो हाउ ह्यूमंस मेंटेन देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर। और दूसरा है इंस्टीट्यूशंस एंड सिस्टम्स, यानी द ऑर्गेनाइजेशन, रूल, लॉ, नॉर्म, सोसाइटी एंड देयर स्ट्रक्चर्स। तो इन दोनों का आपस में कैसे इंटरेक्शन होता है। अब यहाँ पर एक गौर करने वाली चीज़ है कि ये फ़ोटो जो है हमारा, जो अभी हमने देखा, ये पिक्चर जो हमने देखी, इसमें वॉट पार्ट तो बता दिया उन्होंने कि वॉट ऑल इज़ देयर, मतलब सोशल साइंस में क्या क्या होता है, मगर हम उसमें वाई पोर्शन भी डिस्कस करते हैं। अब ये वाई पोर्शन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई इलेक्शन हुए, उन इलेक्शंस का रिज़ल्ट आ गया, तो ये तो हो गया कि भाई हाँ, व्हाट इज़ इलेक्शन, इलेक्शन एक प्रक्रिया है, उसमें हम वोट डालते हैं, उसके बाद एक कैंडिडेट, कुछ कैंडिडेट्स जीतते हैं, वो मिलके फिर एक सरकार बनाते हैं। मगर यहाँ तक ही सीमित नहीं होती है सोशल साइंस। सोशल साइंस ये भी डिस्कस करती है कि इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है वो इस तरह से क्यों आया है, वो दूसरे तरीके से भी आ सकता था। तो वो सारे फैक्टर्स हमें डिस्कस करने होते हैं कि हाँ, लोगों ने इस तरह से सोच के ही क्यों वोट डाला, क्या हुआ था, कौन कौन से फैक्टर थे, क्या अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा फैक्टर था या एक रिलीजियस फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट था। तो वो सारी चीज़ें सोशल साइंस में कवर होती हैं। तो सोशल साइंस हम इतना तो समझ चुके हैं कि इज़ ए सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड द रिलेशन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। नाउ अगर हमें सोशल साइंस को समझना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सोशल साइंस को हमें कुछ, क्योंकि सोशल साइंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें वी आर स्टडिंग ह्यूमंस, और ह्यूमंस हमें पता है दे आर द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्रिएचर्स इन द वर्ल्ड। तो उनको समझना, उनके रिलेशंस को समझना एक सब्जेक्ट के बस की बात नहीं है। तो इसीलिए सोशल साइंस में ऑलमोस्ट नियरली 20 सब्जेक्ट्स हैं, बट हाँ, स्कूल लेवल पे
हम लोग सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स को इम्पोर्टेंस देंगे या 4 सब्जेक्ट ही पढ़ेंगे, जो हैं ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन बनाया है, ह्यूमन रिलेशंस प्लस सोशल इंस्टीट्यूशन गिव्स सोशल साइंस। तो ये तो हमारी जो डेफिनेशन थी वही मैंने एक इक्वेशन फॉर्म में लिख दी है, मगर क्या आप बता सकते हैं व्हाट एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन दिस सिचुएशन। यानी एक सब्जेक्ट, ये किसी भी सब्जेक्ट के लिए है, किसी भी सब्जेक्ट को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देने में कौन सी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये आप लोगों का टास्क है, ये मैं नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को बताऊंगा इसका आंसर। मगर फ़िलहाल आप लोगों को बताना है कि किसी भी सब्जेक्ट के बनने में सबसे बड़ा रोल किस चीज़ का होता है, यानी व्हाट एक्ट एज ए कैटलिस्ट। ये तो कंपोनेंट हो गए, बट कैटलिस्ट क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ह्यूमन सोसाइटी जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, और इसके कॉम्प्लिकेशंस के कारण ही एक सब्जेक्ट बिल्कुल भी इनफ नहीं है इसको समझने के लिए, और इसीलिए हमें इसे कई सब्जेक्ट्स में डिवाइड करना पड़ा। आई ऑलरेडी टोल्ड यू देर आर मोर देन, मतलब देर आर नियरली 20 सब्जेक्ट्स, but we will deal only with 4 subjects at school level, that is history, geography, political science and economics। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ज्योग्राफी में क्या क्या कवर होता है। ज्योग्राफी इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू अर्थ, एनीथिंग रिलेटेड टू अर्थ उसको हम बोलते हैं जियो। जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, यानी अर्थ के ऊपर जो स्टेशनरी होती है, यानी इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू अर्थ। तो जो अर्थ की स्टडी करते हैं हम, उसको हम कहते हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी मीन्स द स्टडी ऑफ अर्थ। Here in geography, we try to understand the earth and the relation between earth and humans. Obviously, देखिए जो भी हमारे पास है, जैसा भी है, वो कहाँ से आ रहा है, वो अर्थ से आ रहा है, ज़मीन से ले रहे हैं हम। चाहे वो पेड़ों के रूप में हमें फल मिल रहे हों, चाहे क्रॉप हो, चाहे पानी हो, जो भी चीज़ है वो धरती हमें दे रही है। तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन ह्यूमंस एंड अर्थ, ये एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। तो यहाँ हम क्या क्या देखेंगे, हम क्लाइमेट देखेंगे कि बारिश का पैटर्न क्या है, कुछ जगहों पे क्यों सूखा पड़ता है, रिवर्स उनकी ओरिजिन, उनकी फॉर्मेशन, उसके बाद सॉइल, उसके बाद एनवायरनमेंट, एंड देर आर अदर फैक्टर्स एज वेल। तो ज्योग्राफी हमें क्या क्या आंसर करने पे मदद करती है। वाई सम रीजन्स आर मोर पॉपुलेटेड देन अदर रीजन्स। जैसे कि हम बात करें कि इंडिया का सबसे पॉपुलेटेड रीजन कौन सा है, ऑब्वियसली नॉर्दर्न प्लेन्स है। तो जो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ये सारे इलाके हैं, ये मोस्ट पॉपुलस रीजन है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न यही है कि यहाँ पे बहुत उपजाऊ ज़मीन है, एक बड़ी नदी गंगा यहाँ से बह रही है। तो दिस इज़ द रीज़न दैट इम्पैक्ट्स द ह्यूमन सेटलमेंट, यानी ह्यूमंस ने इसको चुना क्योंकि यहाँ पे चीज़ें इजीली अवेलेबल थी, इन फॉर्म ऑफ वाटर, इन फॉर्म ऑफ प्रॉपर सॉइल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। वाट वाई सम रीजन रिसीव मोर रेनफॉल देन अदर। तो कुछ रीजन्स में हमने देखा है ज़्यादा बारिश होती है, उसे भी समझने की ज़रूरत है कि वहाँ पे ऐसा क्यों होता है। तो इस ये भी हम सोशल साइंस में कवर करते हैं। आपने देखा होगा कि मॉनसून चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं कि केरला, जिसका नाम चेंज होके केरलम हो गया है, कि केरलम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, फिर इफ़ यू मूव टूवर्ड्स नॉर्थ इंडिया ये बारिश घटती चली जाती है। तो वैसे भी 26 मई को इस बार मॉनसून केरला में पहुंच रहे हैं।
व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप मस्ट बी ग्रोन इन सर्टेन रीजन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्रॉप सिलेक्शन में हम काफ़ी गलतियां कर रहे हैं। और यही कारण है कि नॉर्दर्न इंडिया, स्पेशली हम प्लेन्स की बात करें जहाँ पे राइस का भी कल्टीवेशन लगातार हो रहा है, कई एरियाज़ में शुगर केन प्रोडक्शन हो रहा है, ये सारी क्रॉप्स जो हैं ये वाटर डिमांडिंग क्रॉप्स हैं, यानी इनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। और इसी वजह से क्या हो रहा है, हमारा ग्राउंड वाटर कम होता जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर इसको सॉल्व नहीं किया गया तो देयर कैन बी अ वेरी बैड सिचुएशन। तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जानना कि हमें किस तरह की क्रॉप्स कहाँ उगानी चाहिए, सो दैट वी डोंट डिस्टर्ब द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट अपना काम करता रहे, हम अपना काम करते रहें। इस तरीके की क्रॉप्स उगाई जानी चाहिए। जैसे बाजरा है, बहुत अच्छे से उगता है हमारे इलाकों में, और यहाँ पर उसके लिए पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। Geography also helps us in understanding environmental challenges. Obviously, फ़िलहाल हम सभी के सामने एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये इसके फैक्टर्स को जानना, इसके प्रोसेस को जानना, हाउ वी कैन सॉल्व इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एक्चुअली इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमैनिटी। अगर ये समझा नहीं गया और इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो हो सकता है कि सोशल साइंस का मतलब ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि ह्यूमन सोसाइटीज़ विल बी अंडर थ्रेट। इसके बाद हिस्ट्री, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके बारे में सब ये सोचते हैं कि हाउ डेट्स एंड इवेंट्स कैन हेल्प अस, क्या मदद कर लेंगे वो हमारी, किस तरीके से हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करेंगे। बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, कि आज का समाज ऐसा क्यों है। मान लीजिए कि मानना क्या है, हमारे समाज में रहा है कि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती थी। आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, कई हमारे जो महापुरुष हैं उन्होंने बहुत कोशिश की इसको मिटाने की। तो वो मिटाया कैसे उन्होंने? वो उन्होंने स्क्रिप्चर्स का ही सहारा लिया, वेदों का सहारा लिया, उन्होंने बाकी जो पुराण हैं उनका सहारा लिया, और उन्हीं से प्रूफ किया कि अनटचेबिलिटी जो है वो ऑथेंटिक नहीं है, या फिर वो वेदों का हिस्सा या हिंदुइज्म का हिस्सा नहीं थी। मगर मान लीजिए अगर हमें उस प्रॉब्लम की जड़ ही नहीं पता होती कि अनटचेबिलिटी आदमी प्रैक्टिस ही क्यों कर रहा है सोसाइटी में, तो क्या हम उसे सॉल्व कर सकते थे? नहीं। तो सबसे पहले हमें जो प्रैक्टिस चल रही है उसका कॉज पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि वहाँ असल में हो क्या रहा है, तभी आप उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, और तभी लोग इफ़ेक्टिवली आपको समझ भी पाएंगे। नहीं तो लोग समझेंगे नहीं, वो सोचेंगे कि ये पता नहीं क्या ही डिस्कशन हो रहा है। तो इसीलिए जैसी बीमारी वैसी ही दवा पिलानी चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि किसी को मलेरिया है तो हम उसे कुछ और दवाई दे दें, नहीं, आपको मलेरिया की दवाई देनी होगी। तो जैसे कि अनटचेबिलिटी थी, तो उसके लिए स्क्रिप्चर का ही सहारा लिया गया ये समझाने के लिए कि नहीं, ये प्रैक्टिस हिंदू समाज का कभी भी हिस्सा थी ही नहीं। So we understand society and culture, rise and fall of institutions and ideas. ये भी बहुत important है कि how successful a institution is. क्योंकि सिर्फ इंस्टीट्यूशन बना देना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसकी सक्सेसफुल उसका सक्सेस, उसकी वर्किंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए आपने इलेक्शन कमीशन बना दिया इलेक्शन कराने के लिए, मगर इलेक्शन कमीशन का भी कमज़ोरी भी देखनी होंगी हमें। प्रीवियस एग्जाम्पल देखने पड़ेंगे कि हाँ, इस तरह से इलेक्शन कमीशन एक बार फेल हो गया था, फिर उसके प्रिकॉशनरी मेजर लिए जाएंगे अगली बार कि हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द rise and fall of institution and ideas, मूवमेंट फॉर फ्रीडम एंड जस्टिस, यानी कि जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल होते हैं, दे आर
actually the actually the source of values in our society. हमारे समाज में आज हम फ्री हैं, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, हमें और भी बहुत तरह के प्रोटेक्शन दिए गए हैं हमारी पार्लियामेंट से, हमारे गवर्नमेंट से। तो वो कहाँ से आए, वो आइडियाज़ कहाँ से आए? तो उन आइडियाज़ की जो शुरुआत हुई, वो शुरुआत हुई हमारे फ्रीडम मूवमेंट से, क्योंकि हमारे लोगों ने वो बंदिशें झेली, हमारे पूर्वजों ने वो झेला, उनके साथ जो अन्याय हुआ वो उन्होंने झेला, उसे समझा और उसका एक सॉल्यूशन निकाला, और वो सॉल्यूशन वो हमें बता के गए। और उन सॉल्यूशंस को हमारे फॉर फादर्स, हमारे अंबेडकर साहब जो जिन्होंने संविधान लिखा, और भी जो लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, उन सब ने मिलके उन वैल्यूज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, ताकि आगे चल के किसी और के साथ उस तरीके की चीज़ें ना हों। हिस्ट्री इज़ द सोर्स ऑफ आइडियल एंड वैल्यूज़ दैट गाइड्स आवर सोसाइटी। तो ऑब्वियसली वो मैंने बता ही दिया कि हिस्ट्री से ही हमें पता चलता है कि क्या चीज़ें गलत हुई थी और क्या हमारी आने वाली जनरेशन्स को सही करना चाहिए। इसके बाद है पॉलिटिकल साइंस। इट डील्स विद द रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड इट्स पीपल. इट ऑल्सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग लॉज, राइट्स एंड ड्यूटीज़। ऑब्वियसली गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उसका ह्यूमन लाइफ पे बहुत बड़ा असर होता है। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि लोगों का लॉज पे क्या असर होगा, क्या एक लॉ जो हमारी गवर्नमेंट बना रही है वो सबके लिए सही है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई पार्लियामेंट ने कोई नया कानून बना दिया, लेट्स से कि कह दिया कि आज से लड़कियां रोड पे नहीं चलेंगे, तो क्या वो आपको एक्सेप्टेबल होगा? नहीं होगा। तो दैट इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि हमें समझना है कि लॉ और ड्यूटीज़ किस तरीके से होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट कुछ भी लॉज बना दे रही है और हम उन लॉज को फॉलो करते चाहें। नहीं, उनको वैलिडेट करना होगा, ये देखना होगा कि उनका हमारे समाज पर किस तरह का असर पड़ता है। इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स तो हम सभी जानते हैं, इट इज़ ऑल अबाउट मैनेजिंग द रिसोर्सेस, क्योंकि रिसोर्सेस जो हैं वो लिमिटेड हैं, और इन लिमिटेड रिसोर्सेस को हमें पूरी सोसाइटी के सेटिस्फेक्शन के लिए यूज़ करना है। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, इनको बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से सब तक कैसे पहुंचाया जाए, उसी की स्टडीज़ को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। यहाँ पे है हाउ सोसाइटी मैनेजेस रिसोर्सेस का मैनेजमेंट किस तरीके से होता है। और ऑब्वियसली ये सिर्फ वहाँ तक ही सीमित नहीं है, इकोनॉमिक का दायरा बड़ा है। अब ये भी डिस्कस करता है कि डेवलपमेंट कैसे आएगा, हमारे को प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना है, और सबसे बड़ी बात, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कैसे बढ़ाना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये देखना भी इम्पॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक इक्वालिटी भी होनी चाहिए सोसाइटी में। ऐसा नहीं है कि एक सेक्शन ही अम, अमीर बनता चला जाए, दूसरा सेक्शन गरीब होता चला जाए। नहीं, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सभी को एक प्रॉपर रिसोर्स मिले, एंड दी जो क्वालिटी है वो सबकी लाइफ की क्वालिटी बढ़नी चाहिए, सिर्फ एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी की नहीं। अब ये सारी बातें तो ठीक हैं, जमील भाई सही कह रहे हैं कि ये सब तो ठीक है, मगर रियल लाइफ का क्या? ये तो सारी बातें हो गई कि भाई हिस्ट्री ने ये कवर कर लिया, ज्योग्राफी ने ये कवर कर लिया, मगर रियल लाइफ में इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तो नेक्स्ट वीडियो आपको सैटरडे को शाम को मिल जाएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।